सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एलटी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे 17। इससे पूर्व हम 16 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से करा चुके हैं और 15 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी संस्कृत हिंदी के करा चुके हैं। तो ये संपूर्ण वीडियो अगर अभी भी आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका चिंतन, आपका अध्ययन सतत रूप से चलता रहे और आपका रिवीजन एक बेहतर रूप से होता रहे। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है। तो यह कथन किसका है? ए एडलर, बी क्रो एंड क्रो, सी स्टेनली हॉल और डी स्किनर। तो यह कथन किसका होगा? तो यह कथन होगा, आपने अपना आकलन मूल्यांकन कर दिया होगा, तो इसका आंसर सही आंसर होगा सी, यानी स्टेनली हॉल का। ठीक है। तो किशोरावस्था से संबंधित इन्होंने इनकी एक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसमें इन्होंने इस प्रकार का उल्लेख किया था, किशोरावस्था का उल्लेख किया था, और यह उक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी बार यूटेट, सी टेट या आरपीएससी से संबंधित एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके साथ ही एक किल पैट्रिक का भी एक कथन काफ़ी बार किशोरावस्था के बारे में पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किल पैट्रिक ने कहा था। वहीं अगर हम देखें तो इसी से संबंधित जीन पियाजे ने इसको क्रियाशील और सूचना प्रकरण संबंधी काल कहा था। जबकि किशोरावस्था और बाल अवस्था से संबंधित अगर कोई कोटेशन, कोई कथन पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था और बाल अवस्था से पूछा जाता है। जैसे कि बाल अवस्था से संबंधित किल पैट्रिक ने कहा था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण कहा था, जबकि फ्राइड ने बाल अवस्था को क्या कहा था? जीवन का निर्माणकारी काल। रास ने क्या कहा था? छद्म परिपक्वता काल। और कोल और ब्रुस ने क्या कहा था? जीवन का सबसे अनोखा काल। तो कुछ ये प्रसिद्ध कथन और कोटेशन है 6 से 7 जो किशोरावस्था और बाल अवस्था से पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी स्टेनली हॉल का। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठोस तथा तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए बी ने, बी कैटल, सी साइमन और डी गिलफोर्ड। तो किसने दिया था? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कैटिल ने दिया था। ठीक है। तो ठोस तथा तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटिल ने दिया था। जबकि बीने ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बीने ने जो दिया था, बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है। बीने ने क्या दिया था? एक कारक सिद्धांत दिया था। वही हम बात करें गिलफोर्ड का, तो गिलफोर्ड ने क्या दिया था? तो गिलफोर्ड का भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे स्पीयरमैन का द्विकारक या तीन कारक सिद्धांत था, तो इनका त्रिआयामी सिद्धांत है। ठीक है। त्रिआयामी, जिसे त्रिविमी भी कहा जाता है। ठीक है। त्रिविमी भी जिसे कहा जाता है, इनके सिद्धांत को त्रिविमी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इससे पूर्व मैं कह चुका हूं कि कई बार आपको मुख्य जो है मुख्य बिंदु के साथ, मुख्य कथनों के साथ आपको गौण कथन भी देखने होंगे। तो इस तरीके से इनका त्रिविमी भी आएगा, तो आप कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे ज़्यादातर पूछा जाता है त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है। और त्रिआयामी सिद्धांत में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें शामिल किया था, एक विषय वस्तु, एक संक्रिया और तीसरा उत्पाद। अब इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण इनका आता है संक्रिया, अगर संक्रिया उत्पादन भी आ गया तो तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ, यह सिद्धांत भी इन्हीं का है। और संक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है, इनका जो एक त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया जो ये उत्पादन से संबंधित इनका ये पॉइंट है, इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को उन्होंने स्पष्ट किया था। कौन कौन से? संज्ञान, स्मृति, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन। तो इन महत्वपूर्ण, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और सारे सिलेबस से अकॉर्डिंग है। और पिछले प्रश्न पत्र का आप आकलन विश्लेषण करेंगे तो इन क्वेश्चनों का आधार बिंदु और प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा का सूत्र। अभिप्रेरणा का सूत्र आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन बराबर प्रेरक होता है। ठीक है।
तो किसने दिया था? हिलगार्ड ने, ए, बी मैस्लो, सी स्किनर और डी गुड ने दिया था। तो किसने दिया था? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा कि यह सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा से संबंधित कि सिद्धांत किसने दिया था? यह सूत्र काफी प्रसिद्ध है। पिछली बार कोई दूसरा सूत्र पूछा गया था तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है। अभिप्रेरणा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण यह है। तो आपका इसका आकलन कर दिया होगा। इसका सही है हिलगार्ड ने। ठीक है, अब देखो हिलगार्ड में, मैस्लो में आपको पता है कि स्किनर का इससे संबंध कम ही है और गुड का भी। गुड की परिभाषा जरूर है, अवश्य है, लेकिन हिलगार्ड ने भी इसके संबंध में, अभिप्रेरणा के संबंध में बहुत ही कार्य किया था और मैस्लो ने भी। ठीक है, तो हिलगार्ड का सिद्धांत, हिलगार्ड का सूत्र पूछेगा, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन छोटी छोटी तथ्यों पर, छोटे छोटे बिंदु पर हमें ही कन्फ्यूजन होता है, अवश्य होता है। हिलगार्ड ने दिया था सूत्र, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन बराबर प्रेरक, एन डी आई बराबर एम। ठीक है, लेकिन हिलगार्ड के स्रोत, ये सूत्र है, स्रोत में उन्होंने कन्फ्यूजन नहीं होना, स्रोत के आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांटा था और सूत्र को उन्होंने 3 आधार पर देखा गया था। ठीक है, तो उन्होंने स्रोत के आधार पर क्या क्या माना? आवश्यकता, चालक, प्राणी में आंतरिक तनाव और डी चौथा है प्रोत्साहन। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने स्रोत के आधार पर क्या माना? 4 माना। ठीक है, जबकि मैस्लो ने क्या माना? मैस्लो ने अभिप्रेरणा, मैस्लो की काफी प्रसिद्ध बुक, काफी बार पूछा जाता है, मोटिवेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें उन्होंने स्रोत जो है 5 माने, जबकि हिलगार्ड ने 4 माने। सूत्र में उन्होंने 3 तथ्यों को लेकर चला, तो इन्होंने क्या माना? 5 माने थे। ठीक है, 5 क्या क्या माना था? आवश्यकता, जो उनका आवश्यकता पदानुक्रम है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसका है, तो मैस्लो का है। ये जो आवश्यकता पदानुक्रमांक सिद्धांत है, यह जो है अभिप्रेरणा से है। ठीक है, इसी में उन्होंने इसका स्रोत को 5 भागों में बांटा था, शारीरिक या जैविक, शारीरिक और जैविक एक ही होता है, सुरक्षा, प्रेम और सामाजिकता, चौथा सम्मान या अहम, और 5वां आत्मसिद्धि। तो डायरेक्ट कई बार, जैसे पिछले आपने चलन देखा होगा कि पीछे पूछा गया था कि कितने कितने उप परीक्षण थे, 3 थे, 4 थे, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैस्लो का 5 थे, हिलगार्ड ने 4 थे, और सूत्र के आधार पर उन्हें 3 तथ्यों को लेकर चला था। अब हम देखते हैं मैस्लो और हिलगार्ड का, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका फैक्ट स्पष्ट हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि अभिप्रेरणा का स्रोत हिलगार्ड का आएगा तो 4 अलग है, देख लेना, नोट कर लेना, और मैस्लो का आएगा तो 5, और जो सभी को मान्य है स्रोत वो 5 हैं। वो क्या क्या हैं? आवश्यकता, चालक, और चालकों को क्या कहा जाता है? अंतर्नोद या प्राणोदन कहा जाता है। ठीक है, चालक भी आएगा तो एक ही बात है, अंतर्नोद और प्राणोदन। कई बार हम दूसरे तथ्यों पर नहीं जाते हैं, अब मेन तथ्यों को पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो पहले भी मैं कह चुका हूं, आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद या प्राणोदन एक ही होता है। तीसरा है उद्दीपन, प्रोत्साहन, चौथा है प्रेरणा, और 5वां है पुरस्कार, लक्ष्य और संतुष्टि। नोट कर लेना, आवश्यकता, चालक और प्रेरणा को सभी ने माना, मैस्लो ने भी माना, हिलगार्ड ने भी माना, और जो सभी सर्वमान्य आधार पर है। तो जो मेन सिद्धांत है उसमें भी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप, स्किनर का एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है, नोट कर लेना। ठीक है, 3 तथ्यों को आप एक बार पकड़ लोगे तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन आते रहेंगे, रिपीट होंगे ही होंगे, तो वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए औषधि का कार्य करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं कहना चाहूँगा कि कल यू सेट का रिजल्ट आया था, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा था। खैर, सभी जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं कि आप निरंतर इसी तरीके से उन्नति, प्रगति और शिखर पर पहुंचते रहे। अब बात आती है, हिंदी में 103 लोगों ने क्वालिफाई किया था यह यू सेट, और महत्वपूर्ण यह है कि 8 साल उपरांत जो है, 7 साल उपरांत यह एग्जाम हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, पत्र पत्रिकाओं, समाचार दैनिक पत्रिकाओं के माध्यम से। तो मित्रों, कई बार मैसेज मुझे पर्सनली आया था कि सर
हमारा बहुत स्तर कठिन था, निश्चित तौर पर कठिन था। अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके 50% भी बनते हैं तो बहुत हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर था। बहुत कम लोगों का 25% 50% रहा होगा, बाकी 60 से 65% भी अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा कवर किया है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सब्जेक्ट में बहुत धीमा रहा। लेकिन जनरली आपने 50% भी सब्जेक्ट में किया तो तब भी आपकी स्थिति ठीक है, और आपने 60% किया तो आपकी स्थिति और भी मजबूत है। परंतु आप इसका संबंध एलटी से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि एलटी का मात्र साहित्य का 40 नंबर पर पूछा जाता है, जैसे कि आपको मालूम है। यहाँ पर आपका जो है शिक्षण में रुचि पूछा जाएगा, संस्कृत पूछा जाएगा, एनसीईआरटी पूछा जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा, उसका माध्यम अलग है। निश्चित तौर पे नेट या सेट का संबंध लेक्चरर से हो सकता है, इसका फायदा आपको लेक्चरर में मिल सकता है। लेकिन आप इस संशय में ना रहे कि हमारा यू सेट क्वालिफाई हो गया है, हम हमारी स्थिति एलटी में भी मजबूती हो सकती है जरूर, लेकिन हवा में रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई नहीं किया है, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको अपना दिल छोटे करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना, जिनका हो गया उनको तो प्रेरणा मिलेगी, आप बेहतर रूप से कार्य कीजिएगा, लगन से मेहनत से कार्य कीजिएगा। परंतु जिनका नहीं हुआ, वो जिनका उत्तीर्ण हुए, उनसे डबल मेहनत आप कीजिएगा। आने वाला मुकाम, आने वाला जो समय होगा आपका होगा, बहुत बेहतर होगा। पहली बात, जिनका उत्तीर्ण हुआ वो हवा में ना चले। दूसरी बात, जिनका ना हुआ तो वो अपना संघर्ष जारी रखे। बाकी मैं बार बार व्यक्तिगत जवाब नहीं दे सकता हूँ, काफ़ी लोगों का मैसेज आया था, इसलिए मैंने इस तथ्य को यहाँ पर उल्लेख किया। हमारे जो है चैनल, जो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से भी काफ़ी लोगों ने उत्तीर्ण किया, जिसमें उपेंद्र थे, और साथ ही उसमें तिरपन सिंह थे, सरिता जी थी, मीना रावत, काफ़ी लोगों ने किया। और साथ में अन्य सब्जेक्ट जिन्होंने भी किया उनको सबको ही शुभकामनाएं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि का है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट कर लेना कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर रखिएगा, एग्जाम जब भी होगा आप बेहतर तैयारी कीजिएगा। अगला हम चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे, मानव विकास होता है। अब मानव विकास क्या होता है, कई बार इसके तथ्यों के बारे में मैंने आपसे स्पष्टता बात की। तो मानव विकास क्या होता है? मानव विकास मात्रात्मक ए, बी एक निश्चित सीमा तक, और डी गुणात्मक, और सी क्या होता है, मात्रात्मक या गुणात्मक। तो क्या होगा, तो मानव विकास किस स्थिति में जाएगा, तो इसके बारे में आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि मानव विकास की जो सीमा आधार है वो किस स्थिति में जाएगा। विकास से संबंधित पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास के कितने चरण हैं किसी राइटर के। तो देखो, मात्रात्मक भी नहीं होगा, गुणात्मक भी नहीं होगा, और एक निश्चित सीमा तो हो ही नहीं सकता, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, चौथा नंबर का, मात्रात्मक और गुणात्मक। एक पॉइंट को, तथ्य को नोट कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। देखो, वृद्धि और विकास, इस तीन तथ्यों में सीधा डायरेक्टली समानतः आपकी तर्कशीलता के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट, विकास और वृद्धि, अभिवृद्धि, ये वृद्धि होता है, ये अभिवृत्ति होता है, ठीक है, टीचर और शिक्षक के भी अभिवृत्ति। और चौथा, वंशागत या वातावरण, ठीक है। जैसे वृद्धि का विकास से संबंध है, वैसे ही जो है वंशागत का वातावरण से। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। और परंतु आप इस तथ्य को नोट कर लेना, इसमें काफ़ी अंतर भी है। जैसे कि वृद्धि गर्भ अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, क्योंकि वृद्ध जो बढ़ना होता है मनुष्य में, वो निरंतर सतत नहीं चलता है, जबकि विकास गर्भाधान से जीवन प्रयत्न चलता रहता है, ठीक है। दूसरा, परिवर्तनशील है वृद्धि, जबकि परिवर्तनशील और परिणामात्मक है, जबकि अब परिणामात्मक भी है, गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, ठीक है। दूसरा, वृद्धि की अवस्था जो है एक निश्चित क्रम में नहीं चलता है, क्या, वृद्धि, जबकि विकास एक निश्चित क्रम या दिशा में चलता है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक साधारण होता है, मापा जा सकता है, परंतु विकास जो है जटिल हो जाता है, मापना संभव नहीं होता है। वर्तुलाकार, एक पॉइंट को नोट कर लेना, कहीं यार ये पिछले बार पूछा गया था, ठीक है। जबकि वृद्धि संरचनात्मक होती है, और
जबकि विकास जो है क्रियात्मक होता है। इसी तरीके से संबंध आप वातावरण और अनुशाक्रम, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा लेकिन आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इन तथ्यों को आप नोट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित तरीके से प्रैक्टिस सेट कराने का तात्पर्य मित्रों यह नहीं है कि आपको डायरेक्टली वही क्वेश्चन पर आप टिक लगाए, उस क्वेश्चन से अतिरिक्त आप कुछ चिंता न करें। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन के रूप में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन का किसी भी रूप में आए, कठिन से कठिन स्तर भी आए, तब भी उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, परंतु जब आपका चिंतन क्वेश्चन के रूप में, अध्ययन के रूप में चलेगा। आगे 5वां नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें अमूर्त निगमनात्मक चिंतनशील क्षमताओं का विकास होता है, किस अवस्था में होता है? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा डी, ठीक है। अब पिछली बार प्रथम पाली में क्वेश्चन नहीं बना था, बशर्ते जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और बच्चे से संबंधित सबसे बेहतर सिद्धांत है, और सेकंड पाली में पूछा गया था लेकिन फर्स्ट पाली में नहीं पूछा गया था। निश्चित तौर पर इस बार भी यह क्वेश्चन, इनकी चारों अवस्थाएं आप देख लेना। औपचारिक संक्रियात्मक को अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। तो तथ्यों को भी आप नोट कर लेना। आगे है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, ए स्किनर, बी हल, सी गुथरी और डी थॉर्नडाइक। तो किसने दिया? तो पुनर्बलन का सिद्धांत, ये तो पिछले बार को उसमें भी पूछा गया था, पेपर में भी पूछा गया था। तो ये सिद्धांत तो रटे रटे आपके उंगली में आपको याद होना चाहिए कि ये सिद्धांत किस किस से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हल होगा, ठीक है। ये कोर्ट में भी गया था और लास्ट फाइनली कोर्ट ने इसका पहला स्किनर माना था, लेकिन लास्ट में जब कोर्ट का वो आया तो किसी का तो भला हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इसका जो है हल ही माना गया था, ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो बाकी स्किनर का आपको पता है, स्किनर का देखो थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? स्किनर का था, ठीक है। गुथरी का कौन था? गुथरी का समीप या संबंधवातक सिद्धांत था, और इसको एक परीक्षण, अधिगम परीक्षण, गैर प्रबलन, अब आ जाएगा गैर प्रबलन सिद्धांत। तो यह किसका था? गुथरी का था। एक और पूछा जाता है, देखो समान तो ये चारों तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वार्दीमर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम गैस्टल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का, और प्रयत्न या भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ठीक है। अब एक सिद्धांत इसमें पूछा जाता है कूर्ट लेविन का, जिसको हम क्षेत्रीय सिद्धांत या व्यक्ति सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत तो हमें इनका मूल नाम तो याद रहता है, लेकिन परीक्षा हम इसको क्यों गलत करके आते हैं, क्यों हमारा बुद्धि विवेक वहाँ कार्य नहीं कर पाता है, सही तथ्य को नहीं पकड़ पाता है मित्रों। तो इसका एक ही रीजन, एक ही कारण है कि इसके इन सिद्धांतों के 3-3 4-4 नाम हैं। अब हम उस फैक्ट पर नहीं पहुंचते हैं, जो मुख्य नियम है उसी को रटे रटे चलते हैं। तो इन फैक्ट पर भी आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे गलतियां कम होगी, और आपने गलती पकड़ लेगी तो आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसका क्या होगा? हल होगा, ठीक है। आगे विकास और से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था युवा आरंभ वायसंधि एज ऑफ द प्यूबर्टी कहलाती है? एज ऑफ द प्यूबर्टी कहलाती है, यानी वायसंधि या युवा आरंभ, युवा आरंभ या यौवन आरंभ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है ये। ए 6 से 9 वर्ष, बी 13 से 16 वर्ष, डी सी 10 से 12 वर्ष, और डी 16 से 19 वर्ष। तो इस काल को कब माना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7 का बी आंसर, 13 से 16 तक। अब देखो, जो यौवन या युवा आरंभ व वायसंधि का एज है, ये दोनों में अलग अलग रूप से घटती है, बालिका और बालक में। बालिकाओं में 9 के वर्ष 11 वर्ष से माना जाता है, ठीक है। बालिकाओं में
1-2 वर्ष से पूर्व माना जाता है, जबकि बालकों में 1-2 वर्ष से बाद में माना जाता है। इस तथ्य को भी नोट कर लेना, दोनों में समानता है। आगे एनसीएफ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, एनसीएफ के 5 क्षेत्र या अध्यायों में विभाजित है। बी, एनसीएफ तैयार किया एचआरडी मंत्रालय ने। और सी, एनसीएफ की शुरुआत सभ्यता और प्रगति से मानी होती है, यानी किसका था? टैगोर का जो निबंध है ना। और डी, एनसीएफ के 4 सिद्धांत या निर्देशन हैं। तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। एनसीएफ का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एनसीएफ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो कौन सा कथन इसमें गलत होगा एनसीएफ से संबंधित? तो काफ़ी एनसीएफ आरटीआई इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी होगा। ठीक है, अब देखो 5 क्षेत्र या अध्याय एक ही हुआ, सबको मालूम है। एचआरडी मंत्रालय ने इसको तैयार किया, इस तथ्य को भी नोट कर लेना। सभ्यता और प्रगति से भी इसका शुरुआत मानी जाती है, यह भी सही है। अब यहाँ पर जो एक कथन है, इसमें एनसीएफ के 4 सिद्धांत या निर्देशन, सिद्धांत भी आ जाएगा, निर्देशन भी आ जाएगा, तथ्य को पकड़ लेना। ठीक है, लेकिन इसमें 5 हैं। ठीक है, इसमें 4 नहीं 5 हैं। तो एनसीएफ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। आगे 9वां नंबर का प्रश्न है, ब्लूम का कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का क्षेत्र सही नहीं है? ज्ञान, स्मृति ए, बी बोध और समझ, सी संगठन और व्यवस्था, डी मूल्यांकन और रिजल्ट। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 9वां नंबर का सी होगा। ठीक है, संगठन और व्यवस्था। जबकि ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, ज्ञानात्मक पक्ष दिया था, क्रियात्मक पक्ष दिया था, भावात्मक पक्ष दिया था ना। तो ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष एक ही हुआ। ठीक है, लेकिन संगठन ये जो है इसमें नहीं आता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करते रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे एक क्वेश्चन बनता ही है। देखो, ब्लूम के साथ 2 विचारक और थे, जो ये ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित वर्गीकरण है, लेकिन मुख्यतः इनके साथ 2 मनोवैज्ञानिक और थे, लेकिन मुख्य रूप से ब्लूम का ही नाम अधिकतर आता है, और संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 तथ्य हैं। जैसे ज्ञानात्मक, पहले ज्ञान, कभी इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग या प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक क्या है? ग्रहण करना, अनुक्रिया, मूल्यांकन, विचारना और व्यवस्था और चरित्र निर्माण। क्रियात्मक में क्या आएगा? उद्दीपक, कार्य करना, निरंतरण, समायोजन, स्वाभाविकीकरण और आदत डालना। ठीक है, इसमें इन दोनों में एक अंतर है। एंडरसन और क्राउथवाल ने इसको थोड़ा दूसरे रूप से समझाया। ठीक है, जब इन्होंने अपना जो शोध कर दिया था, तो उसको कुछ चेंजिंग किया। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे हम कहाँ पर देखते हैं, स्किनर का देखते हैं। स्किनर का काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन ब्रूनर ने उसी पर ही कुछ बेहतर कार्य करके उसी रूप में उसको थोड़ा आगे प्रतिपादित कर दिया, उसी तथ्यों पर। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां नंबर का। प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिपाल्य के लिए, यानी बालकों या बच्चों के लिए, प्रतिपाल्य के लिए, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा तो, के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, अभिभावक और माता पिता का यह अधिकार है कि अपने प्रतिपाल्य या बच्चों को, वो उनका भी अधिकार होगा, सरकार का तो अधिकार होगा ही, लेकिन माता पिता के साथ अगर अभिभावक का भी यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा, अवसर उनको दे। ये अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 28। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने पकड़ लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51A। इसीलिए मैं इसको लाया हूँ। निश्चित तौर पर ज़्यादातर लोगों ने 21A मारा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, यह किसका होगा? सरकार का होगा, लेकिन यहाँ अभिभावक की बात कर रहा है, तो इसका संबंध किससे होगा? अनुच्छेद 21, 51A से होगा। इन तथ्यों को भी आप पकड़ लेना।
आगे 11 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? वैयक्तिक विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? ए सामाजिकता, बी वंशानुक्रम या वंशागत, ठीक है, सी वातावरण और डी परिपक्वता। तो यह क्वेश्चन में आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? परिपक्वता। देखो अधिगम जब हम करते हैं, सीखते हैं, और जब हम अधिगम मतलब एक सशक्त हो जाते हैं, यानी हम सफलता की ओर एक चलते चलते उसको परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। और परिपक्वता जैसे जैसे जो कार्य में जैसे उम्र सीमा में हमसे ज़्यादा हो जाती है तो परिपक्वता आ ही जाती है, लेकिन इसका व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंध नहीं है, बल्कि सीखने से है। और सीखना से भी नहीं है, सीखने से जब हम प्रगति करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे सामाजिक वंशागरम, वातावरण होगा, खेल से होगा, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात है और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। आप अगर परिभाषा आपको याद नहीं होती है तो आप कुछ तथ्यों को पकड़ लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर रूप से वहाँ पर, कई बार हम होते हैं कि उसको आगे पीछे पूरी पंक्तियों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही तथ्य हमारे दिमाग में रहता है। उसी तरीके से दूसरी परिभाषा अगर आ जाती है तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और उस कन्फ्यूजन, उस असामंजस्य की भावना से निकलना तब असंभव हो जाता है, ठीक है। तो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का सही आंसर होगा, यह किसने दिया था? यह जो कि दिया था वेलेंटाइन ने दिया था, ठीक है। अल्पोर्ट, वुडवर्थ और मन ने नहीं दिया था, या किसने दिया था? वेलेंटाइन ने दिया था, ठीक है। ये 12 नंबर का। आगे 13 नंबर का है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यक्ति मापन की कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? ए मिनीसोटा सूची, बी प्रश्नावली, सी वाक्य पूर्ति और डी साक्षात्कार। तो काफी प्रसिद्ध है यह, आपने इससे पूर्व भी इसको देखा होगा इस क्वेश्चन को। तो किससे संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाक्य पूर्ति, ठीक है। अब देखो, दो प्रकार के हमारे पास क्या है, दो प्रकार की व्यक्तिगत मापनी है, एक प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी, काफी प्रतिशत में इसको करा चुका हूं। दूसरा शाब्दिक और शाब्दिक भी नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही व्यक्तिक शाब्दिक और अशाब्दिक, आज जैसे शाब्दिक में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण आता है, ठीक है। तो वाक्य पूर्ति, तो वाक्य पूर्ति किस में आएगा? वाक्य पूर्ति किस में आ जाएगा? जैसे टेट आ गया, कैट आ गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ये आएगा प्रक्षेपी विधि में, ये तीन आएंगे प्रक्षेपी विधि में। एक आता है 16 एफ करके कोई सिद्धांत आता है, तो यह भी नोट कर लेना। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रक्षेपी में है, यानी इनके साथ है, परंतु ऐसा नहीं, यहाँ भी क्या है? अप्रक्षेपी है, ठीक है। मिनीसोटा सूची, प्रश्नावली सूची, साक्षात्कार सूची, व्यक्तिगत से ज्यादा जो भी है वह किस में आएगा? अप्रक्षेपी में विधि आएगा। लेकिन अप्रक्षेपी विधि में नहीं आएगा, वाक्य पूर्ति नहीं आएगा, टेट नहीं आएगा, कैट नहीं आएगा, ठीक है। और 16 एफ ये सिद्धांत जो ये मापनी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे 14 नंबर का प्रश्न है, समायोजन की प्रत्यक्ष या समस्या समाधान विधि नहीं है। समायोजन के दो प्रकार थे ना, आपके पास लिखा हुआ है, और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे पास लगा है सामंजस्य। तो सामंजस्य एक ही है, सामंजन एक ही है, समायोजन एक ही है। और जहाँ समायोजन होगा तो वहाँ को समायोजन भी होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, उन तथ्यों को पढ़िएगा, शब्द की अर्थ को समझिएगा, खुद ही आपको मालूम हो जाएगा। तो समस्या विधि कौन सी नहीं है? ए बाधा को नष्ट करना, बी उदात्तीकरण या शोधन, और सी कार्य विधि में परिवर्तन करना, और डी लक्ष्य प्रतिस्थापना। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही क्या होगा?
तो इसका सही आंसर आपने पकड़ लिया होगा, क्योंकि लगातार लगभग 6-7 प्रैक्टिस सेट में यह करा चुका हूं मैं समायोजन को, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही आंसर हम पहले देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा 14 का, उदात्तीकरण या शोधन करना। ठीक है, देखो दो प्रकार की विधि है, एक तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में केवल 4 ही विधियां आती हैं, जबकि अप्रत्यक्ष में 16 से 20 विधियां हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष में 16 से 20 विधियां हैं। तो अप्रत्यक्ष से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पिछली बार पूछा गया था उदात्तीकरण, या इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें शोधन और उदात्तीकरण नहीं होगा, जबकि यह किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष विधि में आएंगे। ये प्रत्यक्ष विधि में 4 ही हैं और प्रत्यक्ष विधि में 16 से ज्यादा इसमें है। जैसे इसमें क्या है, स्थापना या युक्तिकरण, प्रक्षेपण, ठीक है, नाच ना जाना, आंगन टेढ़ा, या प्रक्षेपण में आएगा प्रतिगमन यानी पीछे की ओर। जैसे किस प्रकार, क्या एक व्यक्ति अपने पीछे बचपन को देखकर उसका अनुसरण करने लगता है कि हमारा जीवन पे पहले कैसा था। क्षतिपूर्ति, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। विस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, अंतःक्षेपण हो गया। ठीक है, तो इन तथ्यों को आप नोट कर लेना। डायरेक्टली अप्रत्यक्ष विधि से पिछले बार पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि यही पूछ दे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, आगे 15 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। इशारों, चिन्हों और कूट भाषा से संबंधित 15 नंबर का प्रश्न है, इशारों, चिन्हों और कूट भाषा से बातचीत करना संप्रेषण कहलाता है। तो क्या संप्रेषण कहलाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर का। ए शाब्दिक संप्रेषण, बी सांस्कृतिक संप्रेषण, सी शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण और डी लिखित संप्रेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 का 15 का? तो 15 का सही आंसर होगा अशाब्दिक संप्रेषण। देखो संप्रेषण मूलतः दो ही होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। बोल के करने वाला जो शाब्दिक हो गया, और जैसे हम इशारा करते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, चिन्हों के द्वारा, कोड द्वारा और इस प्रकार से हाथ के द्वारा, तो यह अशाब्दिक संप्रेषण में ही होगा। ठीक है, और संप्रेषण पूरा पार्ट आपके पास लगा हुआ है, या आपके नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी विस्तार से दिया गया है। और यह आपके लिए जो है लेक्चरर में भी दिया गया है, तो इस तथ्य को आप पकड़ के रखेंगे। लेक्चरर प्री में भी यह दिया गया है। ठीक है, तो संप्रेषण के बारे में मैं कह चुका हूँ, पहले भी मैं कई बार इसके बारे में उल्लेख कर चुका हूँ कि आपने इस प्रकार से देखना है। ठीक है, इन तथ्यों को देखना है। संप्रेषण के साधन के बारे में भी पूर्व में बता चुका हूं कि भाषा के आधार पर अगर आ गया तो दो ही हैं, एक शाब्दिक और एक शाब्दिक। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर दो हैं। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। सहभागिता के आधार पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और पिछली बार हिंदी की बात करूं मैं, तो वहां पर अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के बारे में पूछा गया था कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को याद करता अपने मन में, तो वह कौन सा संप्रेषण हुआ, तो काफी कंफ्यूजन हो गया था। बशर्ते वह क्वेश्चन जो है आपके पैडागोजिक शिक्षण एवं रुचि से संबंधित में नहीं लगा था, वह किस में लगा था, नेट में लगा था। सॉरी, वह जो है हिंदी वाले पार्ट में लगा हुआ था। ठीक है, अब भाषा के आधार पर दो प्रकार है, शाब्दिक और अशाब्दिक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु सहभागिता के आधार पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सहभागिता के आधार पर क्या होगा, सहभागिता के आधार पर 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण और जनसंचार संप्रेषण। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लेना। वैयक्तिक और अंत और अंतर्वैयक्तिक आप नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? ओहो, तो मैंने इसका आंसर पहले बता दिया। ए 4, बी 6, सी 3 और डी 2। तो भाषा के आधार पर कितने प्रकार का होगा? भाषा के आधार पर 4 प्रकार। भाषा के आधार पर जो है
कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। जबकि सहभागिता के आधार पर देखो, भाषा शाब्दिक अशाब्दिक, थोड़ा पकड़ लेना शब्दों को, शब्द के अंदर घुसने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। हवा में चलोगे तो आपका दिमाग में आएगा नहीं। ऐसे नहीं कि साहित्य वाले इस चीज़ को पकड़ सकता है, पेडागोजी विज्ञान साइंस वाला अच्छा कवर कर सकता है। ये केवल एक धारणाएं हैं और वो धारणाएं गलत भी साबित हो जाती है अक्सर ज़्यादातर। ठीक है, तो सहभागिता के आधार पर हमें क्या करना है? सहभागिता के आधार पर हमें 4, देखो ज़्यादा कर पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा भाषा के आधार पर, तो 2 प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक। जबकि सहभागिता के आधार पर 4 पूछा जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, सामूहिक संप्रेषण और जनसंचार संप्रेषण। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन माध्यम इस प्रकार से और भी आता है, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक भी आता है इस प्रकार से ना। एक क्वेश्चन अनौपचारिक और औपचारिक मैंने पहले भी करवाया था, अनौपचारिक और औपचारिक। जैसे अनौपचारिक में 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक अधोमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी, एक पार्श्वमुखी। एक अधोमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी और एक पार्श्वमुखी, ये औपचारिक संप्रेषण है। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे। एक श्रृंखला नेटवर्क गासिप, जिसको अंगूरलता भी कहा जाता है, और तीसरा संभाव्यता या गुच्छ, और चौथा गुच्छ या झुंड नेटवर्क आता है। ठीक है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये लेवल पूछा जाएगा आपको जो है प्रवक्ता प्री में और नेट में। परंतु एक समझ आपके पास होनी चाहिए कि इस आधार पर पूछा जाएगा औपचारिक अनौपचारिक, तो आप इन तथ्यों को पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं इसमें संप्रेषण का क्वेश्चन डाले हैं। 17 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? ए क्षैतिज या स्थानांतरण, बी पार्श्व स्थानांतरण, सी क्रमिक स्थानांतरण और डी शून्य स्थानांतरण। तो यह बात किसकी कर रहा है? केवल धनात्मक की बात कर रहा है। उस शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा डी होगा। ठीक है, डी शून्यात्मक में नहीं आएगा। एक धनात्मक आता है, एक ऋणात्मक आता है, एक शून्यात्मक होता है। धनात्मक में कार बढ़ रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल सीखा तो स्कूटर चलाना सीखा तो वह मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, फिर उससे कार चलाना सीख गया, तो वह धनात्मक हुआ। ये धनात्मक के ही नाम हैं। ठीक है, क्षैतिज, पार्श्व और क्रमिक। ठीक है, ये क्या है? ये धनात्मक के ही नाम है। ठीक है, जबकि ऋणात्मक, ऊर्ध्वमुखी, ऋणात्मक भी है। शून्यात्मक में ना तो उन्नति हो रही ना प्रगति हो रही है। धनात्मक में उसका घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। 3 प्रकार का स्थानांतरण है। 18 नंबर का है, शिक्षण सूत्र का आधार होता है। क्या होता है? ए दार्शनिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी बाल वैज्ञानिक। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है लेकिन चिंतन करने वाली बात है। शिक्षण सूत्र तो आपके उसमें लगा हुआ है ना, शिक्षण सूत्र लगा हुआ है, जो है शिक्षण सामग्री आपके पास लगी हुई है, शिक्षण जो है शिक्षण से संबंधित सिद्धांत आपके पास लगे हुए। 3 पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, बाल वैज्ञानिक नहीं होगा। शिक्षण सूत्र की बात कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा। पढ़ने की बात आएगा तो निश्चित तौर पर बाल से संबंधित होगा। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार है। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो यह कथन किसका होगा? कुप्पुस्वामी, क्रो एंड क्रो, बी सी क्रोनबेक और डी कार्ल सोनिक या कार्ल सैनिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कुप्पुस्वामी का। आगे रिसर्च से संबंधित है, के मिल का क्रियात्मक अनुष्ठान का चक्री मॉडल का भाग नहीं है। के मिल ने 4 भाग दिए थे ना। एक तो क्रियात्मक का सोपान है। क्रियात्मक के कहीं हमें 8 मिलते हैं लेकिन उसके 6 सोपान है। ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन जो चक्री एक चक्र चलता है वो चक्र चलेगा ही चलेगा। तो उसमें 4 इन्होंने बांटा था।
तो उस चार में से कौन सा नहीं है, ठीक है। ए योजना का निर्माण, बी क्रियान्वयन, सी परिकल्पना का निर्माण और डी आलोकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने इसका सही आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण किस में आएगा? परिकल्पना का निर्माण आएगा सोपान में आएगा, ठीक है, अनुष्ठान के सोपान में आएगा, ठीक है। अब इसने चक्री जो कैमिल ने दिया था, जैसे मैंने पूर्व में भी बता चुका हूं कि क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध का जनक एम कोरी को माना जाता है। अगर हम बात करें शिक्षा में एम कोरी को माना जाता है, ठीक है। और अगर अब बात आएगी क्रियात्मक शोध का जनक तो कार्ट लेविन को माना जाता है, कार्ट लेविन को माना जाता है, ठीक है। जिसका चक्री सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है और निश्चित तौर पर आने की संभावना है। जो चक्री मॉडल में क्या दिया? योजना का निर्माण, फिर क्रियान्वयन, फिर आलोकन जिसको निरीक्षण करते हैं, और चौथा है चिंतन या मूल्यांकन, ठीक है। अगर दूसरा पूछा जाता है जिसे पिछली बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि शोध के चरण या प्रक्रिया या सोपान, ठीक है। तो समस्या का चयन करना, समस्या का कारण या परिकल्पना का निर्माण करना, शोधन की रूपरेखा, परदत्तों का संकलन, परदत्तों का विश्लेषण और निष्कर्ष। ये 6 पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, शोध क्रिया में मुख्य लक्ष्य होता है। तो क्या लक्ष्य होता है? मुख्य लक्ष्य ए परिकल्पना का सत्यापन करना, बी परिकल्पना को लागू करना, सी परिकल्पना को व्यवस्थित करना, डी परिकल्पना का नव निर्माण करना। काफी अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अपनी तर्कशील, रचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, इंपोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा परिकल्पना का सत्यापन करना। 21 नंबर का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ था 2000 LT 18 में, LT 2021 में, किस शोध का सीमांकन होता है या परिकल्पना का सीमांकन होता है, तो उस चीज को पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो परिकल्पना का सत्यापन करना ही होता है मुख्य शोध का कार्य। आगे 22 नंबर का प्रश्न है, त्रिविमी सामग्री के उदाहरण नहीं है। त्रिविमी जो सामग्री का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? ए मॉडल, बी नमूना चित्र, सी कठपुतली और डी नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नाटक होगा, ठीक है। आपके पास लगा हुआ है सहायक सामग्री। 23 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के अंतर्गत नूतन प्रवृत्तियों, प्रयोगों, सिद्धांतों का उद्गम हुआ। किससे हुआ? ए सृजनशीलता, बी नवाचार से, सी शिक्षण विधियों से और डी शिक्षण अधिगम से। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा नवाचार से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नवाचार से संबंधित, ठीक है। अब देखो नवाचार आपके पास लगा हुआ, बशर्ते पिछले वर्षों में तो पूछा नहीं गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार भी ना पूछे। तो पहले तो आप नवाचार के बारे में जानेंगे कि नवाचार है क्या। तो नवाचार यही है जो पहले हम जिन सिद्धांतों को पढ़ते थे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इनोवेशन कहते हैं ना, इनोवेशन अंग्रेजी में जो इनोवेशन कहते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। इसमें क्या है? जैसे नई रीति, नए विचार का प्रचलन, नव निर्माण करना। हम तो पीछे से पढ़ते ही आए हैं, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा परिवर्तन करके उसे ही हम नवाचार कहेंगे, ठीक है। नवाचार के बारे में एक दो परिभाषाएं हैं, जैसे रोजर की परिभाषा है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति के नवीन विचारों के रूप में करे, ठीक है। दूसरा एक गार्नेट का परिभाषा है, नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है, नवीन वर्तमान का स्वरूप गुणात्मक। कुल मिला के नवाचार मतलब नया, नई प्रवृत्तियां, नया प्रयोग। बस इन 3 पॉइंटों को पकड़ लेना, सिद्धांतों को, प्रयोगों को, प्रवृत्तियों को, न्यूतन जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है। और सिद्धांत प्रवृत्तियां यही तो हैं पेडागोजी में, है क्या। अब नवाचार के क्षेत्र क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो? अगला क्वेश्चन आएगा नवाचार के क्षेत्र से संबंधित। 24 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
नवाचार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन सा? ए शिक्षण अधिगम, बी प्रार्थना स्थल के कार्यकलाप, सी बालक का विकास और डी समुदाय सहभागिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि बालक का विकास होगा। ठीक है, बालक का विकास नवाचार नहीं होगा। नवाचार तो उससे संबंधित है, जैसे हमने कोई कार्य करना है तो नवाचार में एक तो शिक्षण अधिगम आ जाएगा, ठीक है, एक प्रार्थना क्रियाकलाप आ जाएगा, फिर मूल्यांकन आ जाएगा, प्रार्थना स्थल में क्रियाकलाप आ जाएगा, समुदाय का आ जाएगा, पाठ सामग्री का कार्य क्रियाकलाप आ जाएगा। तो तीन तथ्यों को पकड़ लेना, नवाचार है क्या, नवाचार की परिभाषा और नवाचार का क्षेत्र। तो मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने बात की थी और उन फैक्ट को पकड़ने की कोशिश की थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन किसी तरीके से बने, लेकिन प्रश्न का मॉडल आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस चीज़ को पकड़ के रखें और एक बेहतर रूप से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।